इस बार बहुत बड़ा भूचाल घटने वाला है, बहुत सारी बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। लोग अगर इस पॉडकास्ट को सीरियसली देखते हैं, अपने फैमिली ग्रुप्स में भेजते हैं, बहुतों की जान बचेगी। मैं बताऊंगा किस समय कहाँ होना चाहिए और किस समय कहाँ से भाग लेना है जान बचा करके। सुमित भाई, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल पर शेयर में इन्वेस्ट पैसा करते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, शेयर में लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। शेयर मार्केट वाले लोग बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। 2026 में शेयर में पैसा मत लगाइएगा। मैं तो ये तक कह रहा हूँ, बैंकों में अगर भारी रकम पड़ा हुआ है निकाल लीजिए, सोने चांदी में इन्वेस्ट करिए। सुमित भाई, आपकी जो भविष्यवाणी है कि आरबीआई से भी ऊपर है कि अगर लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया आपकी बात सुनकर, तो बैंक की एकदम अर्थव्यवस्था एकदम डूब जाएगी बैंक रन के कारण। क्या 2026-27 में भारत में किसी प्राकृतिक जलजले की भी कोई आप ऐसी तस्वीर देख रहे हैं? 18 अप्रैल से 16 मई 2026 में वहाँ जबरदस्त भूकंप आता हुआ दिखाई पड़ता है, धरती कांपती हुई दिखाई पड़ती है। क्या इस साल हवाई सफर करने से बचना चाहिए? जिस महीने के अधिष्ठात्री देवता बृहस्पति से शुरू होने वाले हैं, उस महीने में विमान हादसा का योग है। पाकिस्तान के साथ भारत का क्या रहेगा और चाइना का क्या रहेगा? क्या पाकिस्तान और भारत और चाइना के बीच में कोई टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है? जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा उपद्रव मचता हुआ 16 जून से 14 जुलाई के बीच में दिखाई पड़ता है। कुछ पॉलिटिकल सा, कुछ वॉर रिलेटेड, और सेना तक को उतरना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? अभी मोदी जी का उत्तराधिकारी योगी जी ही बनेंगे। 2027 में क्या प्रेडिक्शन है आपकी? योगी जी रिपीट होंगे या अखिलेश यादव के लिए भी कुछ भविष्य है? ये भविष्यवाणी मैं करता हूँ, योगी जी रिपीट होने वाले 2027 में। 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में देखिएगा, बहुत बड़ा घोटाला एक्सपोज होने वाला है। भारत देश की भी इंटरनेशनल बदनामी होने वाली है और कुछ नेता जबरदस्त तरीके से एक्सपोज होंगे और बड़े नेता भी एक्सपोज होने वाले हैं। अच्छा सुमित भाई, एक चीज़ मुझे बताइए, नेता तो वही एक्सपोज होगा ना जो सत्ता में होगा। अगर मान लो कोई घोटाला कर रहा है, विपक्ष का नेता तो कर नहीं सकता। सत्ता के नेता एक्सपोज होने वाले हैं, आप देखिएगा बड़े नेता, एकदम चर्चित नेता एक्सपोज होंगे। आप कहते हैं कि सत्ता का नेता एक्सपोज होंगे तो फिर 2027 में योगी की भी सरकार बन जाएगी, ये क्या बात है? मतलब क्या सुमित आचार्य आज इस पॉडकास्ट में किसी नेता के लिए ऐसी भविष्यवाणी करेंगे कि उस नेता का जीवन खतरे में है या उसके साथ कुछ दूसरी दुर्घटना हो सकती है? भारत के किसी बड़े नेता का असैसिनेशन का योग है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत पुराना गाना है, उसकी आपने लाइनें सुनी होंगी कि जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। अक्सर कहा जाता है कि कल को किसने देखा है, लेकिन दोस्तों आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो दावा करती है कि भाई मैंने कल को देखा है। अब आप यकीन कैसे करेंगे कि भाई उसकी बात पर लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन यकीन करने के कुछ ठोस कारण होने चाहिए। तो ठोस कारण इनकी भविष्यवाणियों ने दी हैं। इन्होंने कहा था कि अजीत पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, उनका प्लेन क्रैश होगा, वो मारे जाएंगे। ईरान और इजराइल का जो युद्ध है, इसकी भविष्यवाणी इन्होंने ताल ठोक कर की थी। और आज आप देखिए, अमेरिका, ईरान, इजराइल लगातार युद्ध क्षेत्र में है, युद्ध धमाके से चल रहा है। और अब ये चेतावनी दे रहे हैं कि 2026 में महातबाही आएगी। अब ये महातबाही क्या है? भारत की राजनीति में क्या कोई भूचाल आएगा? ये सब हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे और इन सब बातों में हम आम आदमी के लिए पूछेंगे कि भाई इस महातबाही में आम आदमी का क्या रोल है। एक आम आदमी अपनी जान को कैसे बचाए, जो बैंकों में उसकी जमा पूंजी है उसको वो कैसे सुरक्षित करे। इन तमाम राजों से आज हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर सुमित आचार्य जी का। सुमित आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो अनकट विद अनुराग में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। आचार्य जी, सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा कि आपके हाथ में ये कोई अंगूठी है या कोई यंत्र है? ये क्या चीज़ है जो आज आप लेकर बैठे? क्या इसी से आपको शक्ति मिलती है? ये माँ भगवती का शक्ति कवच है जी, शक्ति यंत्र इसको कहते हैं, और ये बाज की आकृति में है। इसका संबंध माता कामाख्या से है
और इसका प्रयोग होता है विशेषतः डेट पिन पॉइंट करने में कि किस डेट को क्या घटना घटेगी। क्योंकि मेरी भविष्यवाणियों में एक नया चीज़ आपको मिलेगा कि सभी ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि इस अवधि में लगभग ये घटना घट सकती है, बट मेरे में एग्जैक्ट डेट की बात की जाती है। और अभी तक पिछले साल 2025 में मैंने 48 भविष्यवाणियों का लिस्ट निकाला था और उन 48 में से 48 भविष्यवाणियां सही हुई थी। 2026 में फिर से 51 भविष्यवाणियों का लिस्ट निकाला है और वो भी मंथ बाय मंथ, डेट बाय डेट वो सब सही होती जा रही हैं, सत्यता की कसौटी पर उतर रही हैं। 2025 की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि 2025 में जिस प्रकार से शनि का ट्रांजिशन होगा मीन राशि में, तो पूरब से शनि पश्चिम की तरफ मूव करेंगे और उस समय पूरब में भूकंप आएगा। म्यांमार में ज़बरदस्त तबाही 29 तारीख को आती है 2025 में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ संबंध खराब होंगे। ये सब बातें जनवरी में करी थी। भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। फिर अमेरिका और भारत के लंबे समय से जो संबंध बढ़िया चल रहे थे, वो संबंध अचानक से कटुता में बदल जाते हैं। अमेरिका भारत का जानी दुश्मन बन जाता है। ये सारी भविष्यवाणियां 2025 की शुरुआत में की थी मैंने। 2026 के लिए भी भविष्यवाणियां 2025 की शुरुआत में की थी कि 2026 शुरू होने दीजिए, 28 जनवरी से पहले देखिए कि अमेरिका में युद्ध शुरू हो जाएगा। 3 जनवरी 2026 को आपने देखा होगा कि अमेरिका ने पहले वेनेजुएला के ऊपर हमला किया और फिर लगातार युद्ध की स्थिति में बना रहा। और इसी प्रकार से मैंने कहा था ईरान के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर करेंसी कोलैप्स कर जाएगी। 9 जनवरी 2026 को मिडिल ईस्ट की करेंसी, ईरान की करेंसी कोलैप्स कर जाती है। इस बार बहुत बड़ा भूचाल घटने वाला है, बहुत सारी बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। लोग अगर इस पॉडकास्ट को सीरियसली देखते हैं, अपने फैमिली ग्रुप्स में भेजते हैं, बहुतों की जान बचेगी। मैं बताऊंगा किस समय कहाँ होना चाहिए और किस समय कहाँ से भाग लेना है जान बचा करके। और उसके बाद देखेंगे कि लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, उनके परिवार के साथ कोई हानि नहीं होगी। कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमया अस्तो माँ सदगमया। तो जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के आए वही ज्ञान होता है। और ज्योतिष ज्ञान का प्रयोग करके जब अज्ञानता के अंधकार से, मृत्यु के अंधकार से हम बच पाएँ। क्योंकि एक उदाहरण है, जब कोलंबिया में प्लेन क्रैश हुआ था, हमारे जानने वाले फॉलोअर्स ने अपनी 1.5 लाख की प्लेन टिकट कैंसिल कराई थी और आज सब परिवार वो जीवित हैं। अब हमारे इंस्टाग्राम पे बाकायदा कई बार कमेंट करते हैं कि आपके वीडियो देख करके मैंने कोलंबिया वाला प्लेन नहीं लिया और आज हम सभी सब परिवार जीवित हैं। तो ऐसी कुछ डेट्स इस साल आएंगी जिस महीनों में आपको अपनी विमान की टिकटें नहीं लेनी है, कैंसिल करवाना है, अपने परिवार को बताना है कि इन डेट्स को फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करना है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई विमान रिलेटेड दुर्घटना होने का योग है। अच्छा सुमित आचार्य जी, आपने बहुत बड़ी बात ये कह दी और जो भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं या जो सुनेंगे जी, तो निश्चित तौर पर वो जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कब क्या करना है। क्योंकि आपने ठोस आधार दिया है, जो आपने भविष्यवाणी दी है, मुझे लगता है 99% वो सत्य हुई है। 100% तो मैं नहीं ले सकता, आगे बात करूंगा उस बारे में। लेकिन सबसे पहले दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपके अंदर ऐसे कौन से ग्रह की आपके पास शक्ति है, कौन सा आपका ग्रह योग है जो आपको सटीक भविष्यवाणी करने की शक्ति देता है। या ये एक मैथमेटिक्स है, या भगवान से आपको कोई सीधा संबंध है, आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, कोई आपको डेट्स बताता है। सच क्या है इस भविष्यवाणी का? देखिए, हमारे औरंगाबाद बिहार में मदनपुर क्षेत्र है, वहाँ पर सुमिताचार्य गुरुकुल चलता है। गुरुकुल के ठीक सामने एक शंकर जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन, 700 साल पुराना मंदिर। उस मंदिर में शंकर जी स्वतः ही भूमिगत हो गए थे, भूमि के नीचे चले गए थे। तो कहते हैं कि माँ भगवती का जो हस्तकमल होता है, जो क्षेत्र होता है, उसके नीचे अगर शिवलिंग चले जाए तो प्रचंड शक्तिशाली हो जाते हैं। और वहाँ पे उस तरीके के शिवलिंग हैं। और उन शंकर जी के मंदिर में रात के तुरिया काल में बैठ करके और भगवती का ही ध्यान लगाना है। और ध्यान लगा करके जब आप प्रिडिक्शंस करते हैं, चाहे अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं, तो आपको बहुत सारी अनुभूति भगवान देते हैं। अनुभूति के साथ में फिर आती हैं गणनाएं। क्योंकि कई बार आपकी अनुभूति हो सकता है दिव्य ना हो करके, कई बार वो अनुभूतियाँ इमेजिनेशन भी आपकी हो सकती हैं। तो वो इमेजिनेशन है कि दैव अनुभूति है, उसको डिस्क्रीट करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप करते हैं कैलकुलेशंस। तो ग्रहों की रीडिंग्स फिर आप देखते हैं कि आपको पता लग गया पूष के महीने में क्या होगा, आषाढ़ के महीने में क्या होगा। फिर आप देखते हैं कैलकुलेशंस कि ग्रहों का चाल क्या कहता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक बड़ा ही डिस्क्रीट ये कैलकुलेशन है
मीन राशि में शनि का प्रवेश हुआ था 29 मार्च 2025 को। इस प्रवेश में बहुत सारी बड़ी घटनाएं घटी थी, वो मैंने देखिए कैसे कैलकुलेट किया। शनि की दिशा होती है पश्चिम, कैसे ट्रैवल करेगा? पूरब से होकर के, ईशान से होकर ट्रैवल करेगा। ईशान से मतलब कि मीन राशि में शनि का प्रवेश हुआ, भारत के ईशान कोण में क्या होता है? म्यांमार में भूकंप आता है। उसके बाद फिर ये ईशान से होते हुए पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है शनि। जैसे जैसे पश्चिम जा रहा है, बस हार्डली 15 दिन 20 दिन का अवधि होते होते भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो जाता है। जहां जा रहा है वहां विध्वंस मचा रहा है। उसके बाद पाकिस्तान से ये हट गया। मैंने कहा था पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है, ये क्षणिक रहेगा। दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे पाकिस्तान तो अब दुनिया के नक्शे से साफ हो जाएगा, पीओके की वापसी हो जाएगी और यही विश्व युद्ध है। लेकिन नहीं, मैंने कहा था ये क्षणिक है। 1-1.25 महीना आप देख लेना, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ये क्षणिक है। मैंने इसका डेट बताया था बकायदा, उसी डेट को वो युद्ध समाप्त हुआ था। ये सब सारी चीज़ें डेट के साथ मेरे पोस्ट में पड़ी हुई हैं। तो उसके बाद ये शनि का ट्रांजिशन जाता है अमेरिका की तरफ। अमेरिका और भारत का संबंध तुरंत खराब हो जाता है। कई सालों से, 10 साल से अमेरिका भारत का बढ़िया साठगांठ चल रहा था और एकाएक यही शनि की घटना ने अमेरिका भारत का संबंध खराब कर दिया। और आज भी अमेरिका जो है भारत के साथ में आस्तीन का नाग बना हुआ है, आस्तीन का सांप बना हुआ है। सुमित्राचार्य जी, जो आपने उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अजीत पवार वाली प्लेन क्रैश की भविष्यवाणी थी वो एकदम सटीक बैठी जी। उसके बाद जो तमाम नेता हैं सबने देखा कि भाई सुमित आचार्य जी इसको पहले ही इसकी घोषणा कर चुके थे जी। तो क्या उस भविष्यवाणी के बाद या इस दुर्घटना के बाद कुछ बड़े नेताओं के आपके पास फोन आए कि भैया हमारी भी कुंडली देखकर बता दीजिए कि कहीं हमें तो कोई खतरा नहीं है? बहुतों क्या है, बहुतों क्या है, इसकी गिनती नहीं है। इतने नेता, इतने राजनेता, इतने सेलिब्रिटी मेरे पास आए। कितने लोगों की कुंडली देखी है आपने अभी तक? अगर देखा जाए तो मेरे पास अभी तकरीबन 3 महीने की कम से कम वेटिंग चलती है और प्रतिदिन हमारे पास 100 से ज़्यादा कुंडली की बुकिंग्स आती है। अगर जब मैंने फीस अभी इंक्रीज़ किया उसके बाद भी तो 100 से ज़्यादा बुकिंग्स हैं और काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में अगर कोई बहुत बड़ा नेता, कोई वीवीआईपी नेता अगर आपके पास आएगा तो उसको तो आप जल्दी से देखेंगे ना। भारत में वीवीआईपी कल्चर है। नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ पे वो नहीं चलता। हमारे यहाँ शंकर जी की सत्ता चलती है। हाँ। तो शंकर जी की सत्ता में सब बराबर है। आप अगर किसी भी नेता ने जिसने मेरे से कुंडली दिखाई है उनसे एक बार पूछ लीजिएगा सुमित्राचार्य जी के पास में कितना वेट करना पड़ा था। 45 दिन कम से कम किसी भी बड़े नेता का, भारत के चुनिंदा नेताओं को भी 45 दिन तक वेट करना पड़ा है। क्या सुमित आचार्य आज इस पॉडकास्ट में किसी नेता के लिए ऐसी भविष्यवाणी करेंगे कि उस नेता का जीवन खतरे में है या उसके साथ कुछ दूसरी दुर्घटना हो सकती है? कोई ऐसी भविष्यवाणी करेंगे? 16 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 के बीच में दर्शकों को भी यही कहूंगा कि अपने अपने विमान टिकट कैंसिल करवा दीजिएगा। फैमिली ग्रुप में भेजिए कि फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करना है। विमान, हर अगले दिन विमान गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है मुझे। हर अगले दिन विमान से कोई दुर्घटना होता हुआ दिखाई पड़ता है, कोई ना कोई दुर्घटनाग्रस्त प्लेन दिखाई पड़ता है। और इसी बीच में ये दिखाई पड़ता है कि एक विमान ऐसा भी गिरेगा भारत में जिसमें नेता बैठे होंगे और उन नेता का दुखद निधन होगा। और उसी अवधि में भारत के किसी बड़े नेता का असैसिनेशन का योग है, कोई राजनीतिक हत्या का योग बनता है इसी साल 14 जून 2026 से 16 जुलाई 2026 के बीच में। ये बड़ी भविष्यवाणी है। इसके पीछे का कारण भी समझ लीजिए कि अग्नि पंचक योग में सूर्य ग्रहण लगा घनिष्ठा नक्षत्र में और चंद्र ग्रहण उसी पक्ष में लगा, ठीक वैसा जैसा महाभारत के काल में लगा था। और महाभारत के काल में आपने देखा कि जो राज पक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति था, जो कौरव सेना थी, पूरी कौरव सेना समाप्त हो गई। उसी प्रकार से यही ग्रहण भारत के ऊपर ऐसा ही संकट लेकर के आता है कि राज पक्ष के ऊपर बहुत बड़ा विध्वंसकारी योग ये निर्माण कर देता है। और ये विध्वंस का खामियाजा भारत में ऐसा होगा कि बड़े लेवल पे जन आंदोलन और जन आक्रोश भी दिखाई पड़ने वाला है। सुमित आचार्य जी, एक राजनीतिक भविष्यवाणी मैं आपसे करवाना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जी। 2029 तक क्या वो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और 2029 के बाद भी क्या उनका भविष्य उज्जवल है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? ऐसा कहा जाता राजनीतिक हलकों में कि योगी आदित्यनाथ उनके उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन अमित शाह भी दिल्ली में मौजूद हैं और बहुत सारे बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। तो सुमित आचार्य को क्या लगता है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? अभी मोदी जी का उत्तराधिकारी योगी जी ही बनेंगे
और 2029 वाला जो सत्र है उसमें योगी जी जो मोदी जी जो हैं, अभी चुनाव जो होगा उसमें पुनः मोदी जी एक बार और अपनी कमान को क्षणिक, जैसे कैसे नीतीश कुमार जी ने संभाला, क्षणिक संभालेंगे। नीतीश कुमार जी वाली भविष्यवाणी मैंने देखा होगा अपने नवंबर के महीने में मैंने करी थी कि नीतीश कुमार जी गद्दी पे बैठ तो गए हैं, 20 साल से जो व्यक्ति गद्दी पे बैठे हुए थे एक बार और 5 साल कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन 1 साल भी नहीं कंप्लीट करने की भविष्यवाणी मैंने करी थी कि 2026 में मिड में देखिएगा नीतीश जी अचानक छोड़ देंगे, और वही होता है। अभी मार्च के महीने में नीतीश कुमार जी अचानक से अपने सीट से इस्तीफा दे दिए। हाँ, ये आपकी भविष्यवाणी थी और बहुत चर्चाओं में भी है। जी हाँ। अब लेकिन मैं यहाँ बिहार से जुड़ा सवाल ये है कि जो अब नया सीएम बनेगा वो बीजेपी का बनेगा, और क्या वो 5 साल तक टिक पाएगा? वो टिकेगा, नया सीएम टिकेगा। मैंने पहले भी कहा था कि इस बार सम्राट चौधरी जी के ऊपर बहुत बड़ा राजयोग आ चुका है, और वो राजयोग अभी से नहीं, मैंने अप्रैल 2025 में ये राजयोग देखा था। वो जो पिछला सीएम का चुनाव हुआ था उसमें सम्राट चौधरी जी को ही सीएम बनना चाहिए था, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं, दैवी कारण हो सकते हैं कि नीतीश जी को पुनः सीएम की कुर्सी मिली थी, लेकिन वो जो अधिकारी, जो रियल अधिकारी हैं, सम्राट चौधरी सीएम बनने का पूर्ण योग है उनका, और इस बार सम्राट चौधरी जी बिहार के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। ये आपने कंफर्म कर दिया बिल्कुल कि जी, सम्राट मैंने चौधरी confirm कर बीजेपी दिया। के सीएम बनेंगे वहां पर? जी हाँ, जी हाँ। अभी बीजेपी की कोई कोर कमेटी की बैठक नहीं हुई, विधायक दल की बैठक नहीं हुई, लेकिन सुमित आचार्य ने बिल्कुल एकदम घोषणा कर दी जी कि भाई सम्राट चौधरी के अलावा कोई सीएम नहीं बनेगा। जी, ये भविष्यवाणी आपकी ये डंके की भविष्यवाणी चोट पर कह रहे हैं आप ये हाँ, बात? डंके की चोट पे कह रहा हूँ। तो ये आपने कैसे देखा? ये कौन सी कैसे कैलकुलेशन है इसकी? 2025 में ही इसका कैलकुलेशन मैंने निकाला हुआ था कि राजयोग उस व्यक्ति के कुंडली में बहुत प्रबल बना हुआ है, और यही कारण है कि सीएम की कुर्सी उनको मिलने का पूरा योग है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बहुत फाइट कर रहे हैं। जी हाँ। उन्होंने 2024 में बड़ा करिश्मा करके दिखाया कि जितनी सीटें उन्होंने जीती उतनी मुलायम सिंह यादव भी कभी नहीं जीत पाए। जी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बिल्कुल मरी हुई हालत में थी, वो भी उनकी वजह से जिंदा हो गई। जी हाँ। 2027 में क्या प्रेडिक्शन है आपकी? योगी जी रिपीट होंगे या अखिलेश यादव के लिए भी कुछ भविष्य है? ये भविष्यवाणी मैं करता हूँ, योगी जी रिपीट होने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में। रिपीट होंगे योगी जी? जी हाँ। असम में हेमंत विश्व शर्मा जी रिपीट होंगे, बंगाल में फिर से ममता बनर्जी ही रिपीट होगी। अच्छा, जी। बंगाल को लेकर कैसा प्रेडिक्शन है? वहाँ तो बता रही है बीजेपी की भाई हमने जो एसआईआर है, एसआईआर बड़ा नुकसान कर दिया है, और ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद ममता बनर्जी चुनाव जीतेंगे? उसके बाद भी हारते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जीत जाएंगे, देखिएगा। अच्छा, इसकी भी कैलकुलेशन आपने कर ली पूरी तरह से? जी हाँ। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं धामी, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? उनके बारे में भी कैलकुलेशन नहीं किया मैंने। अच्छा, तो 2029 में भी आपके कहने का मतलब ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही, उनकी ही पार्टी चुनाव जीतेगी? जी हाँ, जी हाँ। राहुल गांधी का लिए कोई राजयोग नहीं है फिलहाल? नहीं, फिलहाल नहीं है। प्रियंका गांधी के भाग्य में कोई राजयोग नहीं है? नहीं है। तो इन लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि अपने भाग्य में राजयोग लाएं? कुछ ना कुछ तो उपाय होता होगा एस्ट्रोलॉजर्स के पास। देखिए, मूल रूप से अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में राजयोग अगर नहीं बन रहा है, राजयोग मतलब सत्ता प्राप्त करने का राजयोग नहीं बन रहा है, तो उस अवस्था में व्यक्ति को धर्मार्थ कार्य करना चाहिए। क्योंकि शंकर भगवान अपनी कृपा से अगर रावण को सोने की लंका दे सकते हैं, तो शंकर जी के शरण में गया हुआ व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो शिव जी की कृपा अगर हो जाए तो कहते हैं धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडवः शिवः। मतलब ध्वनि का क्रम भी, अगर ध्वनि का क्रम आगे की तरफ बढ़ता है, आगे जाता है, समय चक्र सब आगे बढ़ता है, लेकिन समय चक्र को भी परिवर्तित करने का जो तेज है, जो शक्ति है, वो भगवान शंकर में है। भगवान शंकर का अगर शरण पकड़ ले तो वहां पर आप देखेंगे कि निश्चित ही लोगों को सफलता प्राप्त होती है। लेकिन सुमित भाई, भगवान शंकर को नरेंद्र मोदी जी ने पकड़ रखा है, योगी आदित्यनाथ जी ने पकड़ रखा है। काशी विश्वनाथ में जितनी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं, रिकॉर्ड है, कोई मुख्यमंत्री नहीं गया। प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं वाराणसी दौरे पर तो खुद वो वहाँ पर जाते हैं। इसके अलावा अब आप चले जाओ गुजरात में सोमनाथ मंदिर, वहाँ प्रधानमंत्री अभिषेक करते हैं भगवान सोमनाथ जी का। तो जब पहले से ही योगी और मोदी भगवान शिव को पकड़े हुए हैं, उनकी प्रकांड अच्छी तरह से पूजा करते हैं, तो विपक्ष अगर मान लो भगवान शिव की पूजा भी करता है तो उनके लिए जगह कहाँ बचेगी?
रोज करिए आप पूजा। वो कितने दिन कर रहे हैं? साल महीने में एक बार जाएंगे। आप रोज जाइए। शंकर जी के पास जाना दिक्कत है क्या? आप बनारस से बैठ करके वहीं पर प्रतिदिन एक बार रुद्राभिषेक कर लीजिए। क्या जाएगा? 2 घंटा का रुद्राभिषेक प्रतिदिन करके देखिए। 3-3 महीने का एक सत्र, 3 महीने का संकल्प लीजिए और एक बार 3 महीने रुद्राभिषेक करके देखिए। देखिए शंकर जी क्या दे देते हैं। VIP प्रोटोकॉल है, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी शंकर जी के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? किसने रोक रखा है? एक नॉर्मल आदमी भी स्पर्श दर्शन आराम से जाकर के 4 बजे सुबह कर लेता है। आप तो VVIP हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? जाइए एक बार शंकर जी के पास जाके देखिए। श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास नहीं, आस्था नहीं है तो कैसे होगा? आपकी भविष्यवाणी एक ये थी कि चुनाव के 5 चक्रों के बाद देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र आएगा, राजतंत्र ऑब्लिक यानी कि तानाशाही वापस आएगी। आप थोड़ा सा इसको विस्तार से बताइए, किस पार्टी के राज में आएगा, कौन सी पार्टी इसको लेकर आएगी और कितने सालों बाद आएगा ये? देखिए, ये पार्टी से थोड़ा ऊपर का तथ्य है। दरअसल होगा क्या यहाँ पे कि अखंड भारत का निर्माण होना तय है। अखंड भारत अगर बीज डला है हमारे, अगर शब्दों में अखंड भारत कहीं ना कहीं आता है, तो वही विस्तार जो पहले हुआ करता था। आपने जब से देखा कि भारत में जब से ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाला सिस्टम आया था, तो एक आप देखिएगा कि भारत केवल टूटा है। सबसे पहले जैसे ही सरकार बनता है, आधा भारत टूट के पाकिस्तान बन गया, ऊपर से भारत टूट करके POK चला गया, इधर पूरब का भारत चला गया बांग्लादेश। भारत टूटा है और आगे भी टुकड़े टुकड़े डिमांड करते हैं लोग भारत के, और उनको सिक्योरिटी भी मिलती है। तो इस प्रकार का भारत का सपना हमने नहीं देखा था। हमने वो भारत का सपना देखा था जहां पर छत्रपति संभाजी महाराज जैसे व्यक्ति जो भारत के भूमि को बचाने के लिए अपनी खाल तक उखड़वा लेते हैं और आंखें तक नोचवा लेते हैं, लेकिन भूमि का एक टुकड़ा नहीं जाने देते हैं, तख्त पे नहीं बैठते हैं। शंकराचार्य जी, पूरी के शंकराचार्य संप्रदाय में, वो अपनी गद्दी पर नहीं बैठते हैं जब तक भारत भूमि में एक बूंद भी गौ का रक्त गिरेगा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, इसे कहते हैं देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम राजनेताओं में उस प्रकार से दिखाई नहीं पड़ता है, वहाँ कुर्सी प्रेम ज़्यादा दिखाई पड़ता है। और यही बात अभी देखिएगा धीरे धीरे सबको अब समझ में आने लगी है। सब लोग राम राज्य ढूंढ रहे हैं, भगवान श्री राम के जैसा शासन ढूंढ रहे हैं कि खड़ाओं पे बैठ करके राज कर ले, लेकिन भूमि का एक टुकड़ा भी ना जा पाए। तो यही कारण है कि डेमोक्रेटिक मॉडल, एक एनालिसिस का भी विषय है कि डेमोक्रेटिक मॉडल आने वाले 25 साल में अब कोलैप्स करेगा भारत के अंदर, और यहाँ पर राजतंत्र ही बैठेगा और सारे जो देश हमसे टूट टूट करके बिखरे हैं वो पुनः जुड़ जाएंगे। सुमित भाई, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल पर शेयर में इन्वेस्ट पैसा करते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, शेयर में लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। अब ये सवाल उनके लिए है। आपकी एक भविष्यवाणी और थी, आपने कहा था कि 18 अप्रैल 2026 से पहले जो शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। तो क्या आपकी भविष्यवाणी को माने तो शेयर बाजार में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है? क्या वो सुनामी आने वाली है? अगर मान लो शेयर बाजार से लोग पैसा निकालते हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करें फायदे के लिए? वो शेयर मार्केट वाले लोग बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। 2026 में शेयर में पैसा मत लगाइएगा, क्रिप्टो करेंसी में पैसा मत लगाइएगा। मैं तो ये तक कह रहा हूँ, बैंकों में अगर भारी रकम पड़ा हुआ है निकाल लीजिए, सोने चांदी में इन्वेस्ट करिए, बहुत भारी नुकसान होगा। 18 अप्रैल से 20 मार्च से 18 अप्रैल 2026 के बीच में ही केवल मेटल में निवेश करना थोड़ा फायदेमंद होगा, लेकिन उसके बाद तो जो पिटाई लगने वाली है, जो मार लगने वाली है शेयर को, वो आप आने वाले 5 साल तक भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। ज़बरदस्त क्रैश करेगा मार्केट। मेक श्योर सेल ऑल योर शेयर्स इमीडिएटली। आपने कहा बैंकों से ही पैसा निकाल लें? बैंकों से भी पैसा निकालिए। क्या बैंक भी सेफ नहीं रहेंगे? बैंक भी सेफ नहीं है। आप समझ के देखिए, इंटरनेशनल बैंक्स यहाँ पे काम कर रही हैं। अब ये सिनारियो के बारे में तो मैंने जुलाई 2025 में बोला था, न्यूज़पेपर में बकायदा डेट के साथ छपवा करके। आज वही घटना घटती दिखाई पड़ रही है। देखिए वर्ल्ड वार का सिचुएशन कैसे क्रिएट हुआ है, और अब उसी भविष्यवाणी को वापस रिलेट करके देखिए कि बहुत सारी कंट्रीज में भी बैंक्स कोलैप्स किए हैं, और अभी भारत के अंदर भी इसका असर पड़ेगा। इंटरनेशनल बैंक्स में पैसा पड़ा हुआ है, सर्वर रूम में एक बार आपका एक कोई मिसाइल आकर के गिर जाएगा, धम से आपका टोटल डिजिटल करेंसी खत्म। ये आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में जो अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, एक आधा ब्लास्ट हुआ और एक आधा आग लगा, उधर आपका डिजिटल करेंसी का टोटल पैसा खत्म। शेयर मार्केट का जो एप्लीकेशन वाला जहाँ भी सर्वर रूम होगा वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, सब खत्म। तो इतना भारी भारी आपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगा रखी है, सब बर्बाद हो जाएगा। सबसे बढ़िया है कि सोने और चांदी में निवेश करिए।
सोने और चांदी को लेकर के इस बार इतना बड़ा अपशगुन करवाया गया। आपको पता होगा दज्जाल नाम का एक कोई राक्षस है जो मस्तिष्क पर किसी प्रकार से राज कर रहा है इस पूरी दुनिया पर। एक नकारात्मक शक्ति है, एक नकारात्मक ऊर्जा है जिसने पूरे वर्ल्ड लीडर्स को कंट्रोल में रखा हुआ है अपने। अब वो किसी के भारत में या लोगों के घरों में नहीं घुस पा रहा था, उसकी नकारात्मकता नहीं घुस पा रही थी, तो उसने करवाया बहुत बड़ा अपशगुन। वो अपशगुन क्या हुआ कि लोगों के घरों से जो पुराना से पुराना सोना चांदी का स्टॉक था, किसी बहाने से टोटल स्टॉक उनके हाथों से बिचवाया। सोना बेचना, चांदी बेचना अपशगुन होता है, और ये अपशगुन इस बार पूरी दुनिया के हाथ से करवा दिया गया है इनडायरेक्ट तरीके से। चांदी का रेट 4-10 अचानक से 60,000 40,000 गिरता है। लोग पैनिक होकर के पुराना से पुराना स्टॉक अपना निकाल के बेच देते हैं, बदले में खरीदते हैं। हर कंट्री में मैं धारक को फलाना रुपए देने का वचन देता हूँ, बस ये एक कागज का टुकड़ा खरीदते हैं, और फिर होती है इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगती है, और लोग अभी देखिए ईरान में क्या हुआ, अचानक करेंसी कोलैप्स करती है, सोना चांदी लोगों ने बेच दिया होता है। बड़े से बड़े मिलियनियर बिलियनियर वहाँ के अब कटोरा लेकर के इंतजार में है कि कोई रिलीफ व्हीकल आएगा और उनको उनकी कटोरी में खाना डाल के जाएगा। तो इतना बड़ा अपशगुन हुआ, इतना बड़ा गेम हो गया लोगों के साथ, लोग समझ नहीं पाए। और वही था, सुनामी आने से पहले समुद्र का पानी पीछे खींचता है, वही पानी समुद्र का पीछे खींचा है कि लोगों ने ये सारा अपशगुन किया। और अभी देखिए अचानक ये सुनामी कितनी बड़ी आई है कि वर्ल्ड वार 3 इनिशिएट हो गया। लेकिन सुमित आचार्य जी, लोग आजकल यूपीआई पे डिपेंडेंट हैं। जी हाँ। अगर वो मान लो बैंकों से पैसा निकालेंगे तो कैसे इन सब डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे वो? देखिए यूपीआई में डिपेंडेंसी जो है लोगों की, वो है कि तनिक कैश 20,000 50,000 1 लाख रुपया रखिए, 5 लाख रुपया रखिए। अब आप जीवन भर की जमा पूंजी जो बैंकों में भी रख रखे हैं, सेफ नहीं है। सोना और चांदी जो आपको रिटर्न दे करके जाएगा, उतना जमीन भी दे के नहीं जाएगा। दुबई में लोग मानते थे कि सबसे सेफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया। तो जो चीज सोना और चांदी में है, क्योंकि भगवान का कहते हैं गॉड्स करेंसी आर गोल्ड एंड सिल्वर, तो भगवान का करेंसी। आपकी जो भविष्यवाणी है कि आरबीआई से भी ऊपर है। आरबीआई कहता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, कि भारत का जो बैंकिंग सिस्टम जो है ना, वो बहुत मजबूत है। कैसी भी क्राइसिस आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये सिस्टम बिल्कुल बिगड़ने वाला नहीं है। और अगर आपकी भविष्यवाणी मान लीजिए आपकी भविष्यवाणी सही, मैं कहता हूँ कि गलत तो नहीं हुई, सही हुई, अगर लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया आपकी बात सुनकर, तो बैंक की एकदम अर्थव्यवस्था एकदम डूब जाएगी बैंक रन के कारण। अभी कौन सी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हालत में है? जितने कंट्री में वॉर हो गया है, वहाँ पे कौन सी अर्थव्यवस्था हालत में अच्छी है? अभी देखा नहीं आपने, मार्च में इस बार 18 दिन बैंक बंद रहने वाला है। इतना दिन कभी बैंक ऐतिहासिक आप रिकॉर्ड निकालिए, इतना कभी बैंक बंद रहा है? इसके पीछे वॉर है इन्वॉल्व कहीं ना कहीं से। और ये जो वॉर है इंटरनेशनल, जितने अलग अलग कंट्रीज़ हैं, वहाँ तो बैंकों में पैसा स्टक हो ही गया लोगों का। ये केवल भारत के लिए, आरबीआई के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरा ग्लोबली कह रहा हूँ। जितने ग्लोबल ऑडियंस मुझे देख रहे हैं, सबके लिए कह रहा हूँ, बैंकों में पैसा मत रखिए, सेफ नहीं है। ज्योतिषीय गणना यही कहती है कि वहाँ से जो भी कोषा कहते हैं कि जो कोष होता है, राजकोष होता है, जहाँ आपने एक तरीके से पैसा रखा हुआ है, वहाँ का पैसा सेफ नहीं है। राजकोष को क्षति है, बहुत बड़ा घोटाला का योग है। मैं एक बात आपको बताता हूँ, 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में देखिएगा, बहुत बड़ा घोटाला एक्सपोज होने वाला है। भारत देश की भी इंटरनेशनल बदनामी होने वाली है, और कुछ नेता जबरदस्त तरीके से एक्सपोज होंगे, और बड़े नेता भी एक्सपोज होने वाले हैं। बहुत बड़ा घोटाले का पर्दाफाश होने वाला है 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी में 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में भारत की इंटरनेशनल बदनामी होगी। इतना गंदा घोटाला, कुछ इतना गंदा कोई साजिश या कोई ऐसा डिसीजन सामने आने वाला है जो इतना बड़ा बवाल मचाएगा कि भारत देश की बदनामी होगी, और जो नेता उसमें इन्वॉल्व रहने वाले हैं उनका पॉलिटिकल करियर खत्म है, समझिए। अच्छा सुमित भाई, एक चीज़ मुझे बताइए, नेता तो वही एक्सपोज होगा ना जो सत्ता में होगा। अगर मान लो कोई घोटाला कर रहा है, विपक्ष का नेता तो कर नहीं सकता। सत्ता के नेता एक्सपोज होने वाले हैं, आप देखिएगा, बड़े नेता, एकदम चर्चित नेता एक्सपोज होंगे। आप कहते हैं कि सत्ता का नेता एक्सपोज होंगे तो फिर 2027 में योगी की भी सरकार बन जाएगी, ये क्या बात है? मतलब बन जाएगी, मतलब बीजेपी की बदनामी भी होगी, लोग फिर बीजेपी को वोट देंगे। ये मुझे कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए, भविष्य की गणना इसी तरह से चल रही है, गणना ही है, क्योंकि अब कल तो मैंने टीवी के जैसा नहीं देखा है, गणना करके निकालता हूँ 1 बाय 1 कि हाँ, ये वाला ग्रह की स्थिति के अनुसार ये वाला योग बनता है, उस योग के अनुसार ऐसी ऐसी चीज़ें घटित होती दिखाई पड़ती हैं। 2025 का उदाहरण लीजिए ना,
पिछले 30 साल से सामूहिक रूप से अग्निकांड नहीं हो रहा था। मैंने शुरुआत में बोला था 900 आदमी आग में जल के मरेंगे, बड़ी बात हो गई। लोग कहा कि तो ये तो कभी नहीं होता, इतने 900 आदमी बहुत बड़ी बात होती है। देखिए अहमदाबाद का विमान हादसा, कितने लोग मारे गए, 500-400 लोग मारे गए। जयपुर में टैंकर फट गया, कितने भारी मात्रा में लोग मारे गए। और फिर यहाँ पर आपका जो गोलीबारी हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, अग्निकांड, अग्नि के कारण कितने लोग वहाँ मारे गए। तो ऐसे ही होता है, हम लोग सोच नहीं पाते हैं। विश्व युद्ध के बारे में जो मैं बात कर रहा था 2025 में, 2026 में जब सामने घटित होने लगा, तब लोग अभी हर जगह चैनलों में केवल विश्व युद्ध, केवल वॉर चल रहा है। और वॉर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर अभी गंभीरता से विचार करना चाहिए। भारत को अभी मौका मिला है कि वो विश्व गुरु के रूप में अगर उभरना चाहता है, अखंड भारत का निर्माण करना चाहता है, तो अभी ही वो समय है। हथौड़ा चला दो, लोहा गर्म है। आपने नेता की बात कही, बहुत बड़ा नेता एक्सपोज होगा, इंटरनेशनल भारत की बदनामी होगी जी। क्या आप उस नेता के नाम को जानते हैं? मैं कहना नहीं चाहूंगा कि आप मेरे इस इंटरव्यू में बताएं, आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उस नेता के बारे में? व्यक्तिगत रूप से 4-5 नेताओं को मैंने चिन्हित कर रखा है अपने गणना के अनुसार। लेकिन फिर अब जब 4-5 नेता हैं, कोई एक रहे निकल आए प्रॉपर, तो जरूर मैं बता देता। लेकिन भगवान शंकर जी की महिमा देखिए कि कुछ भविष्य वो भी मेरे सामने ब्लर कर देते हैं। नहीं तो अभी आपके सामने मैं एकदम बाकायदा 4 रोल्स रॉयस लेके पहुंचा होता, सारे के सारे पैसे वाले डिसीजन एकदम फटाफट ले लिया होता। तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ज्योतिष की भी लिमिटेशंस होती हैं। उदाहरण के देखिए ना, अभी अभी वर्ल्ड कप T20 हुआ, आप मेरे पुराने वीडियोस निकाल करके देखिएगा। मैं कह रहा था कि इंडिया जो है, मेरे हालांकि कहते हैं ना, साधक की मुख से जो वाणी निकली है, उस वाणी को सत्य करने के लिए ब्रह्मा को भी आना पड़ता है। मेरे मुख से निकल गया कि ठीक है, भारत जो है इस बार वर्ल्ड कप हारेगा। और अब ये घटना जो है, आपने देखा कि भारत वर्ल्ड कप जीता, लोगों ने दबा के ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी कि भारत, तो आपने कहा था कि भारत हारेगा। लेकिन आप एक बात देखिएगा कि वो पुरानी वीडियोस लोगों तक पहुंची है। इमीडिएट मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है वर्ल्ड कप वाले दिन दोपहर में 12 बजे न्यूज़ इंडिया चैनल में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने बकायदा ये बात बोला कि अरे, पुरानी भविष्यवाणियों में से एक सेगमेंट बदलेगा। भारत हारता हुआ जो दिख रहा था, वो केवल टॉस हारेगा भारत, वो वर्ल्ड कप नहीं हारेगा, टॉस हारेगा। और टॉस भारत हारा और उसके बाद वर्ल्ड कप जीत गया। तो ये कैसे चेंज हुआ समीकरण? चेंज ऐसा होता है कि एक बार मैंने 51-50 भविष्यवाणियों का लिस्ट निकाला है, और जब कोई घटना घटने से पहले का जब डेट आता है, जब टेन्योर आता है, तो उस समय एक बार और रिफाइनमेंट, क्योंकि कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन में आप जब आपने देखा, जैसे उदाहरण के रूप में एक और बताता हूँ, 2025 में उत्तर पूर्वी दिशा का विमान हादसा का योग बन रहा था। हमें लगा कि भारत का उत्तर पूर्वी दिशा है, लेकिन जब डेट क्लोज आया है, 28 जनवरी वाला डेट क्लोज आया है, नवंबर में एक बार और मैंने रिकैलकुलेट किया, क्योंकि विमान हादसा बड़ी बात होती है, जैसे वर्ल्ड कप बड़ी बात होती है। रिकैलकुलेट किया, निकला नहीं, ईशान कोण अलाइनमेंट वाले प्लेन्स को खतरा है। फिर मैंने कई सारे चैनल्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में, स्पीकिंग ट्री आदि में भी मैंने ये बात जा करके बोला कि ये जो घटना है विमान वाला, वो ऐसा होगा कि विमान जो है वो चाहे पूरब ट्रैवल कर रहा होगा, और जैसे ही उत्तर का अलाइनमेंट लेगा विमान गिर जाएगा। अजित पवार जी का विमान पूरब ट्रैवल कर रहा था और नॉर्थ अलाइनमेंट लेता है, नॉर्थ ईस्टर्न कंपोनेंट फुलफिल हुआ, कंडीशन फुलफिल्ड, विमान गिर गया। रांची से विमान जा रहा था दिल्ली, एयर एम्बुलेंस, किधर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ईस्टर्न अलाइनमेंट लेता है, विमान गिर जाता है। ये नॉर्थ ईस्टर्न कंपोनेंट जहाँ जहाँ फुलफिल हो रहा था, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा था, विमान गिर रहा था। ये इस तरीके का है। तो जब डेट्स क्लोज आती हैं, तब आप और रिफाइंड करते हैं अपनी गणनाओं को। आपने ईरान इजराइल युद्ध की जो घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी, सत्य बैठी, चरम पर युद्ध है बिल्कुल। जी हाँ। और आपने कहा था कि जो वहाँ की मुद्रा है वो भी गिरेगी। आपकी भविष्यवाणी से सटीक बैठी। अगर इस बीच में न्यूक्लियर वॉर होती है मध्य पूर्व में, तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और किस शहर पर असर पड़ेगा? भारत में अगर देखा जाए तो जो मध्यस्थता है, वो मूल रूप से इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ इस बार भारत कुछ हद तक खड़ा दिखाई देगा। इस बार ऐसा भी दिखाई देगा कि पाकिस्तान और भारत कुछ पहलुओं में एक कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ रहे होंगे। अच्छा। इस्लामिक कंट्रीज़ में ज़बरदस्त युद्ध और भी छिड़ेगा। एक अवधि में बता रहा हूँ, 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में आप देखिएगा, चाइना, रशिया और मंगोलिया वाला जो डिवीज़न है, ऊपर उत्तर भारत के उत्तरी जो प्रांत है, वहाँ पर बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत सारे लोगों को वहाँ क्षति होगी, और वहाँ पे इसी ड्यूरेशन में
18 अप्रैल से 16 मई 2026 में वहाँ ज़बरदस्त भूकंप आता हुआ दिखाई पड़ता है, धरती कांपती हुई दिखाई पड़ती है वहाँ पर। और 18 अप्रैल से 16 मई 2026 आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, अचानक से सत्ता पलट जाएगी और फिर एक बार और सत्ता पलटेगी 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में। न्यूक्लियर अटैक अभी तक नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर पूर्ण रूप से ट्रिगर्ड अभी नहीं हुआ। ट्रिगर होने का समय जब यूरोप का सिविल वॉर स्टार्ट होगा, वहीं से वर्ल्ड वॉर का मेन ट्रिगर बटन दबेगा और वो अवधि है 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026। मतलब आपका ये कहना है कि वर्ल्ड वॉर 3 इस साल शुरू होगा, लेकिन इसे कौन सा देश भड़काएगा और भारत का स्टैंड क्या होगा इसमें? यूरोप से भड़केगा ये इस बार। अच्छा, यूरोप से भड़केगा और मिडिल ईस्ट का भी उसमें पूरा हाथ रहने वाला है, ईरान का पूरा हाथ रहने वाला है। और ये अभी जो स्थिति है ये वर्ल्ड वॉर ही तो है, 44 कंट्रीज एक साथ लड़ रही हैं। और अभी एक आने वाला समय का भविष्यवाणी मैं करता हूँ, पाकिस्तान अभी तक उस वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ है। मैं बताता हूँ 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में पाकिस्तान सीधा इस वॉर में इन्वॉल्व होने वाला है। पाकिस्तान के साथ भारत का क्या रहेगा और चाइना का क्या रहेगा? क्या पाकिस्तान और भारत और चाइना के बीच में कोई टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है? नहीं, कोई नहीं, ग्रह चाल नहीं, ऐसी नहीं, है? नहीं, इस बार टकराव नहीं होगा। इस बार साथ आने वाले हैं दोनों। अच्छा, क्योंकि अखंड भारत का सपना देख रहा हूं मैं। तो फिर तो पीओ को ही हमें मिल जाएगा फिर तो। नहीं, साथ आकर के ये कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ेंगे। दोनों की एनिमीज कॉमन रहने वाली है, इसलिए कुछ हद तक ये इस बार साथ में लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इतिहास ये तो में आपने पहली बहुत बार बड़ी बात कह दी है तो आपने कि भाई जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना, वो इंडिया के साथ होंगे। हाँ, इंडिया के साथ चाइना के संबंध बढ़िया हो जाएंगे इस बार 2026 में। अमेरिका के संबंध और खराब होंगे भारत के साथ में, और 2031 तक इसी प्रकार का संबंध अमेरिका से भारत का रहने वाला है, खराब संबंध रहने वाला है। आने वाले 6 साल बिल्कुल बर्बाद है। आपने एक भविष्यवाणी और की थी कि 16 जून से 14 जुलाई 2026 अक्टूबर नवंबर में और फिर अक्टूबर नवंबर में विमान दुर्घटनाओं का योग है, इसकी भारी आशंका आपने जताई है जी। इसका खगोलीय आधार क्या है और क्या इस साल हवाई सफर करने से बचना चाहिए? खगोलीय आधार अगर आपको जानना है तो 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में और 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में बार बार विमान हादसा होने का योग आता है। इसके पीछे का मूल कारण जो है वो है जो अभी एक ही पक्ष में होलिका की रात को जो चंद्र ग्रहण लगा था और उससे पहले अग्निपंचक योग का लगा हुआ सूर्य ग्रहण 2026 के महीने में 2026 के साल में बृहस्पति 2083 सनवत लगेगा और उसके जो राजा हैं वो बृहस्पति रहेंगे। बृहस्पति का दिशा जो होता है वो ईशान होता है। जिस महीने के अधिष्ठात्री देवता बृहस्पति से शुरू होने वाले हैं उस महीने में विमान हादसा का योग है। और इस बार ये जो मैंने वैदिक मास बोला है 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में इस बार बृहस्पति वहाँ पर मध्यस्थता निभाएंगे और वहाँ विमान हादसा बार बार घटित होगा। और इसी प्रकार से 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में बार बार विमान हादसा होगा। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं अपने फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह इस वीडियो को भेजिए और भेज करके कहिए कि विमान का टिकट ना करें इस अवधि में। प्लेन्स को ग्राउंडेड करना पड़े तो ग्राउंडेड रखिए। इस बार एक ऐतिहासिक घटना घटी। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी एयरलाइन कंपनी ने अपनी 5000 लगभग विमानों को ग्राउंडेड कर दिया। लॉन्ग रूट की जितनी विमानें थी ट्रेवल नहीं करी एग्जैक्टली 28 फरवरी 2026 तक। तो ये चीज़ है कि पहली बार ज्योतिषीय गणना का लोहा इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज ने भी माना है और ये एक बड़ी घटना है। इसी प्रकार से ये जो 2 महीने और मैंने कहा है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज से यही रिक्वेस्ट है, एविएशन इंडस्ट्री से यही रिक्वेस्ट है कि सबकी जान बचने दीजिए, थोड़ा सा प्रॉफिट कम कमाइए, प्लेन्स को ग्राउंडेड रखिए, थोड़ी ककूनिंग रखिए, थोड़ा सा आकाश को भी शांति दीजिए। आपने जो म्यांमार में भूकंप था उसकी बात आपने कही थी। जी हाँ। कुंभ में त्रासदी की आपने बात कही थी। जी हाँ। ये भी सटीक बैठी। जी हाँ। तो क्या 2026-27 में भारत में किसी प्राकृतिक जलजले की भी कोई आप ऐसी तस्वीर देख रहे हैं? 17 मई से 15 जून 2026 के बीच में
केरला और तमिलनाडु के क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आता हुआ दिखाई पड़ता है और बाढ़ से क्षति दिखाई पड़ती है। इसी अवधि में कुछ और भी मुझे दिखा है। इस अवधि के बाद 16 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 के बीच में एक और प्रिडिक्शन मैं इसमें दे देता हूं कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा उपद्रव मचता हुआ 16 जून से 14 जुलाई के बीच में दिखाई पड़ता है। कुछ पॉलिटिकल सा, कुछ वॉर रिलेटेड बहुत बड़ा उपद्रव मचेगा, वहाँ हिंसा होगा और सेना तक को उतरना पड़ेगा। उसी समय उसके ठीक बाद अगर आप देखेंगे कि 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में दिल्ली वाला जो क्षेत्र है वो आतंकीय गतिविधि से, इस वॉर वाला जो इंटरनेशनल कहते हैं ना पॉलिटिकल सिचुएशन से परेशान होने वाला है, जूझने वाला है। उस समय मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा आपको जो मॉल्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, उसमें थोड़ा जाने से बचना चाहिए। घर में ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार की आतंकीय घटना घटित होने का भी योग इसमें दिखाई पड़ता है। 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 में जम्मू उत्तराखंड हिमाचल का जो क्षेत्र है वहाँ बादल फटने का योग है। इस बार भी बादल फटेगा और भारी नुकसान वहाँ पर देगा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो अकस्मात तरीके से घटती हुई दिखाई पड़ती हैं। 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में भारत के पूर्व दिशा में भूकंप आएगा, प्राकृतिक आपदा आएगी। और इसी बीच आप देखेंगे कि 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में धार्मिक हिंसा होगा और सत्ता पलट होने तक का योग दिखाई पड़ता है। तो ऐसी ऐसी कुछ घटनाएं 2026 में होती हुई दिखाई पड़ती हैं। चार धाम वाले जो श्रद्धालु हैं जो जाते हैं, उनको लेकर आपका क्या कोई भविष्यवाणी उनको लेकर आप कहेंगे कि किन तारीखों पर और किन स्थान पर जाने से उनको बचना चाहिए? चार धाम में मैं किसी प्रकार के मुहूर्त विवेचन का कोई शब्द नहीं कहूँगा, क्योंकि भगवान के पास जाना, धाम के पास जाना जो शास्त्रीय नियम है, धाम जाने के लिए मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। जब इच्छा हो लगे भगवान सब जगह हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर भी कई जगह गिरते हैं, तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल हो गया। पहले तो लोग पैदल जाते थे, फिर गाड़ी से जाते थे, लेकिन आजकल हेलीकॉप्टर पर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रा मत करिए। और इसी प्रकार से 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में भी हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रा मत करिए। नॉर्मल गाड़ी में ट्रैवल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सुमित भाई, एक आम आदमी जो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक की नौकरी करता है, अपने खाने पीने की चीज़ें जैसे तैसे जुटाता है, इस भारी महातबाही के बीच अपने आप को वो कैसे सुरक्षित करे? क्या उनको गुरु मंत्र देना चाहेंगे आप? अभिचारिणी सर्वाणी मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्च व जलजा सचोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकनीश महाबला ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादेहा नश्यंती दर्शना तस्य कवचे हृदय संस्थिते। माँ भगवती का ध्यान करिए और ये वाला जो क्लिप का सेक्शन मैंने बोला, ये मंत्र मैंने बोला, इसको रिवाइंड कर करके सुनते रहिए। जब भी कभी अपने ऑफिस से घर आइए एक बार जरूर सुनिए। जो भी नकारात्मकता लेके आए हैं, नेगेटिव लोगों से मिल के आए हैं, नेगेटिव वातावरण से, बॉस की नेगेटिव दृष्टि देख के आए हैं, बस सब आपका ठीक कर देगा। इस साल भारत के लोगों को किस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए? भारत के लोगों को इस वर्ष अगर देखा जाए तो शुक्रवार के दिन में दूध का दान नहीं करना चाहिए। और दान तो हालांकि सदैव परोपकारी होता है, घड़ी का दान, समय सूचक का दान इस बार करना बहुत ही आपके लिए नुकसानदायक होगा। जूते का दान करना, गिफ्ट करना नुकसानदायक होगा। हालांकि ये चीज़ें जो मैंने बोली गिफ्ट करने के हिसाब से जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना है। दान करने में हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो दान करिए उसका आपको रिटर्न आएगा। दान किया जा सकता है, घड़ी भी दान कर सकते हैं, जूते भी कर सकते हैं, लेकिन गिफ्ट नहीं कर सकते। मेक श्योर इस साल ये चीज़ों को गिफ्ट मत करिएगा, क्योंकि घड़ी का सीधा संबंध जो है उसमें राहु भी है, घड़ी के अंदर बुध भी है, घड़ी के अंदर बृहस्पति भी है, घड़ी के अंदर मंगल भी सीधा चलता है, टक 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 टक। बॉलीवुड देखते हैं आप? नहीं। तो बॉलीवुड के बारे में कोई बात करनी बेकार है। हाँ, बॉलीवुड में ना एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। ये जो राजपाल यादव अभी गए हैं, हाँ, तो उसमें मैंने सूचना भिजवाई थी। उसमें शर्मा जी करके एक एक्टर हैं, और हज़ारीबाग झारखंड में मैं था उस समय, दैनिक भास्कर के न्यूज़ चैनल में बैठा हुआ था, और वहाँ पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ थे वहाँ पर। तो ब्यूरो चीफ ने बात करवाया था शर्मा जी से। शर्मा जी ने यह सवाल मेरे से किया था कि क्या लगता है ये फिल्म होने वाली है, हम लोग इधर मथुरा के साइड में शूट करेंगे, क्या लगता है करें ना करें? मैंने मना कर दिया था, मत करिएगा।
लेकिन करा उन्होंने। और मैंने बोला राजपाल यादव जी को भी बोल दीजिएगा ना करें। और ये बात हालांकि पूरी ये ऑन कैमरा रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, लेकिन ये कॉल पे हुई थी बात सारी। और पूरी टीम वहाँ पर दैनिक भास्कर की उपस्थित थी, लोग निकालना चाहें डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से था कि आज देखिए कि उसका स्थिति यही हुआ कि पूरी फिल्म बंद हो गई, बेकार हो गया सब कुछ। सुमित भाई, आपका कहने का मतलब ये है कि इस साल प्लेन क्रैश तय है, शेयर बाज़ार का गिरना तय है और किसी नेता का जीतना तय है, सब कुछ तय ही है। लेकिन कहा जाता है कि हिंदू धर्म में कि कर्म सब कुछ तय करता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं टल जा सकती हैं, हार को जीत में बदला जा सकता है। ये क्या बात है? कहते हैं कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि सृजन्ते गर्भशैव दहिनः। मतलब आयु, कर्म क्या क्या करेंगे वो, और विद्या कितना कमाएंगे, पैसा कितना कमाएंगे, और निधन आपका कब होगा, मृत्यु कब होगी, किस हालत में होगी, वो सब कुछ पहले से तय है। हम लोग जो भी मतलब हम लोग ग्रहों के हाथों की कठपुतलियां हैं, उसको बदल नहीं सकते, प्रभाव थोड़ा कम कर सकते हैं। ये जरूर कर सकते हैं कि अगर ये निकलता है कि इस स्थान पर विमान हादसा होने वाला है या विमान हादसा का योग है, आपने देखा, आपने माना, आप नहीं गए, आप बच जाएंगे, वहाँ कोई और व्यक्ति उस जगह को भरेगा। कहते हैं कई लोग इसमें मानते नहीं है, फिर मानने नहीं लगते, उनकी दृष्टि भ्रमित हो जाती है। कहते हैं न दृष्टि पूर्वाकेण न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। अंत समय में विनाश काल की विपरीत बुद्धि आती है। अजीत पवार जी का ही हालत देखिए, कार से जाने वाले थे, कैसे प्लेन में ट्रेवल करके निकल लेते हैं अचानक से, और इतना बड़ा घटना घटता है। गरुड़ पुराण में आपने देखा होगा कैसे एक तोता जो है वो बर्फ़ के पास में बैठा हुआ था और उसकी मृत्यु सांप से होनी तय थी, और बर्फ़ में ठिठुर रहा था। यमराज की दृष्टि ना पड़े कैलाश पे जब यमराज जा रहे थे कि गरुड़ महाराज सोचते हैं कि तोते को बचा लें, तो यमराज बड़ा ध्यान से देख रहे थे उस तोते को। कहते हैं कि प्रभु आप तो इसका प्राण नहीं हरेंगे, तो इतना ध्यान से इसको आश्चर्य से देख क्यों रहे हैं? तो वही देख रहे थे कि इसका मृत्यु सांप से होना लिखा हुआ है, और कैलाश में इतना बर्फीला जगह पे सांप कहाँ से आएगा? पीछे से गरुड़ महाराज आते हैं और आकर के उस तोते को उठा करके ले जाते हैं जंगल में कि यहाँ पे तो ठंड है, यमराज की दृष्टि पड़ जाएगी, ऐसा पड़ जाएगा, ग्रह गोचर हो जाएगा, मर जाएगा, और जा करके वहाँ ले जाते हैं, सांप खा जाता है। तो ऐसे होता है, काल ऐसे आपको खींच के ले आता है, जहाँ आपको नहीं जाना होता है वहाँ भी आप पहुँच जाते हैं। हालांकि मृत्यु का संकेत ना 9 महीने पहले मिलता है। गर्भ में जितना महीना बच्चा रहता है उतने महीने पहले से मृत्यु कुछ ना कुछ खटपट करवा के संकेत देती रहती है। लोगों को यथाशीघ्र इसमें महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवा लेना चाहिए, ताकि शिवलोक वाली आयु प्राप्त होने लग जाए, बच जाए। अच्छा, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। अगर मान लीजिए किसी के जीवन में दुर्घटना का भय है, मौत का खतरा है, तो बहुत सारे पंडित और ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि आपको महामृत्युंजय जाप का पालन कर लेना चाहिए। मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले हैं कि भाई किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो यहाँ तक कि डॉक्टर तक कहते हैं कि भाई आप संकल्प लेके आप महामृत्युंजय का जाप, अखंड जाप कराइए, और उससे क्या है कि जान बच सकती है। तो ऐसे में मान लीजिए आपने किसी के बारे में कोई भविष्यवाणी की है और वो व्यक्ति महामृत्युंजय जप का जाप करा ले, तो आपकी भविष्यवाणी को तकनीकी रूप से गलत नहीं कहा जाएगा? नहीं, मैं बताता हूँ क्या होता है। कुछ व्यक्तियों का मार्केश निर्माण रहता है, बहुत प्रबल मार्केश। मार्केश मतलब कि मृत्यु होने तक का योग बन जाता है। महामृत्युंजय ही तो बोला कि समय की गति को बदल देता है भगवान शंकर का ये चाल, तो वो मृत्यु तक पहुंच करके भी वापस रिटर्न आ जाता है, वो बच जाता है। ये काम होता है हमारा सुमिताचार्य गुरुकुल के सामने जो शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर कई लोग विदेशों से भी, बिल्कुल जब डॉक्टर जवाब दे देता है उस अवस्था में भी आकर के वहाँ पर या वहीं बैठे रहते हैं वो अपने जगह पे, अपने देश में, और यहाँ से महामृत्युंजय होता है। और पूरे मतलब ब्राह्मणों का, शुद्ध ब्राह्मणों का, जो जिनका रिकॉर्ड बहुत प्योर रहता है, उनके 13 पीढ़ियाँ हम लोग एनालाइज करके बैठा करके और महामृत्युंजय करवाते हैं, और आज तक सभी लोग बचे हैं, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई वहाँ पे। डॉक्टर ने देखा कि मैजिकल रिलीफ लोगों को होने लगता है। मैंने ये तक देखा कि महाकालेश्वर आदि धामों में एक बड़ी गड़बड़ हो रही है। अरे माला को मैंने देखा कि लोग ऐसे हाथ में लिए हुए माला, और गोमुखी है ही नहीं हाथ में, खुले माला को ऐसे जपे जा रहे हैं, मुँह से मंत्र बोल रहे हैं, जैसे तैसे बैठे हुए हैं, किसी चीज़ पर अड़ के बैठे हुए हैं और महामृत्युंजय जप रहे हैं। वहीं पर गड़बड़ होती है। जो हमारे धाम पे जब महामृत्युंजय करवाया जाता है शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा, हाथ में गोमुखी, बाकायदा तर्जनी उंगली बाहर, बाकायदा माला जो जपा जाता है उसे
जिस जिस माला जपने की जो विधि होती है, लोगों को हालांकि पता नहीं होगा कई लोगों को कि माला जपते कैसे हैं। थोड़ा मैं इसके बारे में इंसाइट दे देता हूँ। माला को सदैव अपने दाहिनी हाथ में पकड़िए और मेक श्योर कि आपकी कनिष्ठा उंगली आपकी अनामिका उंगली के ऊपर माला रेस्ट कर रहा हो और मध्यमा उंगली का प्रयोग करके माले को इस प्रकार से मोशन दीजिए, मध्यमा और अंगूठा का प्रयोग करके इस प्रकार से अपनी तरफ माले को घुमाइए, अपनी तरफ घुमाना है। और ये तर्जनी उंगली से माला स्पर्श नहीं होना चाहिए, तर्जनी उंगली गोमुख के बाहर होनी चाहिए। नहीं तो कोई कपड़ा लीजिए और ऐसे करके कपड़ा से माला को ढकिए और माला छुपा हुआ होना चाहिए, माला दिखना नहीं चाहिए। इस प्रकार से माला जपते हैं। और जब मेरू आता है माला का, तो मेरू मन का आते ही माला को आपको इस प्रकार से पलट लेना है और फिर वापस, हाँ, उसको मेरू को कभी पार नहीं करते, लांघते नहीं है, ये बात का ध्यान दीजिएगा। और माला को जपते समय अपने हृदय के पास में आपका माला लगा होना चाहिए। आंख बंद रखिए, चाहे आंख खुला रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन मेक श्योर कि आपकी जीभ नहीं हिलनी चाहिए। मानस जाप का सबसे ज़्यादा फल है। और आपका कमर सीधा होना चाहिए, कूस के आसन पे आप बैठे रहें। इन बातों को अगर आप ध्यान देते हैं तो आप जो जाप करवा रहे हैं, कर रहे हैं, वो निश्चित ही फलित होती है। अन्यथा समझिए कि गड़बड़ है। कोई अगर बोल बोल के सुना रहा है मंत्र, कोई माइक लगा के महामृत्युंजय करवा रहे हैं आजकल। अरे माइक महामृत्युंजय नाम, जो मंत्रों का नाम दिया गया है, उसके पीछे कारण ही है कि उस मंत्र को बोलना नहीं है, कान में बोलने वाला मंत्र है कि धीरे से गुरु जी कान में आके बताते हैं। और जीवन में मंत्र का उच्चारण मुख से करना ही नहीं है, तो आप लोग इसको गा देते हैं। मैं एक आजकल हिंदी में ना एक लोग भूल गए हैं प्लुत स्वर। मंत्रों में, स्तोत्रों में लोग कहते हैं मंत्र इतना सुनता हूँ, स्तोत्र इतना सुनता हूँ, काम क्यों नहीं करता। अब जैसे कि दुर्गा सप्तशती लोग सुनते हैं, दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच है। दुर्गा कवच को किस में है, तो अनुष्टुप छंद में, अनुष्टुप छंद में उसको गाना है। जिस प्रकार से उसकी शब्दावली है, जैसे मान लीजिए कि यद गुह्यम परमम लोके सर्वा रक्षा क्रम नृणाम यन किशिदाख्यताम तन्मे ब्रूहि पितामह। तो ये एक शब्द है, यद गुह्यम परमम लोके सर्वा रक्षा करम नृणाम, ये एक शब्द है, इतना बड़ा शब्द है वो। और उस शब्द को अगर आप गा करके, जब कभी यूट्यूब पे सुनते हैं, कहीं सुनते हैं, तो उसको लोग गा देते हैं। तो गाने में क्या हुआ, यद गुह्यम परमम लोके सर्वा रक्षा करम नृणाम, तो ये जो गाया जहां मैंने, तो जितने बार मैंने खींचा स्वर को, वहां प्लुत लग गया। जैसे मैंने किसी को बोला कि कहाँ हो, तो कहाँ हो में कहाँ हो सीधा लिखाएगा हिंदी में, लेकिन अगर मैंने बोला कहाँ हो, तो हो जो है उसके आगे प्लुत लग रहा है। तो गाया जहां पे मैंने प्लुत लग गया, तो उच्चारण गलत, मंत्र गलत, सब गलत। तो इसलिए कभी भी अगर आप करते हैं, संस्कृत वाला पढ़िए और स्पीड में पढ़िए, जिस तरीके से, जिस छंद से लिखा गया है। इसलिए कहते हैं गुरु आदेश से पढ़िए। नहीं कुछ समझ में आए तो मैं भी डाल देता हूँ असली प्राचीन दुर्गा कवच, मैंने अपने उच्चारण में ही डाल दिया करके, असली प्राचीन दुर्गा कवच। इसको भी ढूंढ करके लोग इसको सुने। रात के 12 बजे तुरिया संध्या काल में, रात के 10:30 बजे से रात के 2 बजे के बीच में सब परिवार बैठ करके एक बार सुनना स्टार्ट करेंगे, फिर देखिए जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। तुरिया संध्या काल कहते हैं कि यह पठेत प्रत्यो नित्यम त्रिसंध्यम सदान्वित दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्यश पराजितः। देवी जी का एक नया कला जीवन में निर्माण हो जाता है, देवी कला करने लगती हैं। 3 संध्या करने का फल मिल जाता है खाली तुरिया संध्या, एक समय पूजा करने का। बहुत सारे लोग होते हैं आजकल ऑफिस जाते हैं, ये बहुत अच्छा, ये आप रील डाल दीजिएगा इसका, कि लोग ऑफिस जाते हैं, पूजा पाठ नहीं कर पाते, दिन में समय नहीं है लोगों के पास में, फटाफट ऑफिस निकल जाते हैं, पूजा नहीं होता है। रात में करिए पूजा। जैसे माँ भगवती के पास में, माँ के पास में एक छोटा बच्चा जैसे रात के समय सोने जाता है, उसी भाव से कोई नहाने की ज़रूरत नहीं है, कपड़ा चेंज कर सकते हैं, कर लीजिए, नहीं समझ में आया पैर हाथ धोइए, आसन पर बैठिए, एक दिया जलाइए और दुर्गा सप्तशती का कवच, उसके बाद कीलक, कवच के बाद अर्गला, अर्गला के बाद कीलक, केवल इतना पढ़ना शुरू करिए, जीवन बदल जाएगा। 1 साल तक नित्य एक बार करिए, अखंडित करके देखिए कितना पावर, अलग आकर्षण, आंखों में अलग तेज, अलग चमक दिखाई देती है। 13 अध्याय होते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। दुर्गा सप्तशती नहीं, केवल कवच में 4.5 मिनट, जितना एक माला गायत्री करने में समय लगेगा उतना ही समय एक कवच करने में लगेगा। उसके बाद अर्गला स्तोत्र में 1.5 मिनट, और कीलक जो है वो हार्डली 1 मिनट का समय लेगा। बस इतना आप केवल करिए और आप देखिए जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तुरिया काल मतलब 10:30 बजे के बाद, रात में 10:30 बजे के बाद नित्य करना है। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आसन आपके पास आचमनी का जल नहीं है, दिया नहीं, कोई बात नहीं, मन में इमेजिन करिए कि आपका दिया जल गया, मन में इमेजिन करिए, आप आसन पे बैठ गए, मन में इमेजिन करिए कि आप मोबाइल में खोलिए, मोबाइल दिन भर चलाते हैं, एक बार मोबाइल में खोल के खाली पढ़ लेना है। कहीं भी ट्रैवल के समय, कहीं भी एक बार 10:30 से 2 बजे के बीच में एक तो टाइम मिलेगा आपको, 15 मिनट लगता है खाली करने में। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि इसको निष्किलित करना पड़ता है। भगवान शंकर ने इसको किलित कर रखा है, इन मंत्रों को, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, इसकी शक्ति को आप खोल नहीं सकते। शक्ति को खोलने के लिए क्या करना है कि
भगवती के आसन पे, जैसे ही आप आसन पे विराजित होते हैं रात के समय पूजा के लिए, तो आपको एक कल्पना करनी है कि माँ भगवती को आप उनके चरणों में अपना सारा धन, सारा संपत्ति भगवती को आप श्री चरणों में उनके अर्पित कर रहे हैं। चढ़ाने के बाद माँ भगवती से यही प्रार्थना हो रहा है कि जो धन आपने उनको दिया है, चढ़ाया है, वही प्रसाद के रूप में भगवती आपको वापस दे रही हैं, अपने तरफ से भी और धन दे रही हैं। और हर बार जब आप ये करते हैं रात के समय में, तो ये पूरा सप्तशती आपके लिए निष्किलित हो जाता है। उसके बाद ये करने के बाद नवाण मंत्र, मैं वही कह रहा हूँ, मंत्र बोलूँगा नहीं, तो नवाण मंत्र आप गूगल करके अपने हिसाब से, उसमें ऐंग ह्रींग क्लिंग ऐसे आएगा। कई लोग कहते हैं ऐम ह्रीम क्लीम, तो ये म वाला जो उच्चारण है, तुरिया संध्या में अगर अधिक शक्ति चाहिए तो अंगा वाला उच्चारण करिएगा, एंग ह्रिंग क्लिंग। और बाकी अब पूरा मंत्र जो है आप देख ही रहे हैं उसको, तो उसको गूगल से करके आप निकालिए मंत्र, और जो उच्चारण मैंने बोला उसको करके और एक माला करिए, चाहे 11 बार करिए, चाहे 21 बार, नवाण करके। उंगली में भी 11 बार करना है, तो ऐसे अनामिका से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार नवाण करिए, चाहे 21 बार नवाण करिए। और फिर आप जो है यही कवच पढ़िए, कवच के बाद अर्गला पढ़िए, अर्गला के बाद कीलक पढ़िए, और फिर नवाण पढ़िए। और पढ़ने के बाद क्षमा प्रार्थना पढ़ लीजिए। क्षमा प्रार्थना ये वाला जो होता है आपका, अपराध सहस्त्राणी कृंत निशम्य दस्वमति मां मत्वा क्षम्य स्व परमेश्वरी, ये हार्डली आपको 45 सेकंड लगेगा इसको पढ़ने में। पढ़िए और मन में कल्पना कर लीजिए कि आसन के नीचे आपने 3 बार जल गिरा दिया, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः। अब इसको उच्चारण भेद मत समझिएगा कि शुक्राय कर देंगे शक्राय को। शक्राय सूर्य भगवान का उपनाम है, तो शक्राय नमः 3 बार बोल करके आसन के पास का जल मस्तक पे लगाइए। मैं एक बात बताऊं, लोगों को ना कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग कहते हैं मैं पूजा पाठ खूब करता हूं, पूजा पाठ का फल नहीं मिल रहा। अरे मिलेगा कैसे? पूजा पाठ का सारा फल आपका इंद्रदेव लेके चले जा रहे हैं। पूजा के आसन पर उठने से पहले बैठे हुए ही आचमनी का जल लीजिए और 3 बार आसन के पास में जल गिराइए भूमि पर, कहिए ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, और उस जल को अनामिका उंगली से स्पर्श करके मस्तक पर लगाइए, तब पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। ये विधियां वैदिक हैं, प्राचीन विधियां हैं, इनको सीखिए और देखिए आपके जीवन के सारे वारे न्यारे हो जाएंगे। आचार्य जी, लोग पूछते हैं कि आप क्या अपना भविष्य जानते हैं, दूसरों का भविष्य के बारे में तो आप बताते हैं, तो अपना भविष्य जानते हुए कभी कोई आपसे ऐसी गलती हुई है जिसका आपको आज तक पछतावा है, या ज्योतिष विद्या केवल दूसरों को राह दिखाने के लिए है? देखिए, अपना भविष्य मुझे पता होता है कुछ हद तक। मुझे मालूम है मेरी आयु कितनी रहेगी, मुझे मालूम है कि मेरा ये कितनावां जन्म है, तीसरा जन्म है मेरा ये, पिछले जन्म से भगवती का उपासक रहा हूँ। मुझे मालूम होता है कि कौन सा अटायर कब लेना है, कौन सा रंग कब लेना है, कौन सा पद्धति को कब करना है, ये सारी चीज़ें मालूम होती हैं। रावण को भी मालूम था, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कुछ चीज़ें मालूम होने के बाद भी, चूँकि मानव जीवन आपको मिला है, कुछ कष्ट, कुछ पाप आपने किया है उसको काटने के लिए, केवल सुख भोगने के लिए नहीं। अगर आप सुख केवल भोगते रह जाएंगे तो और अधोगति प्राप्त करेंगे, निम्न गति प्राप्त करेंगे। अगर आपको ऊपर की गति चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ कष्ट भोगना पड़ेगा। तो भविष्य पता होने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें चीज़ों में पछतावा होता है कई बार। ऐसा नहीं है कि आपकी तरह और बाकियों की तरह मैं भी एक इंसान ही हूँ, और गलतियाँ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो तय है। हाँ, एक गलती मैंने सबसे बड़ी यही मुझे लगता है कि ज्योतिष को मैं बड़ा सेकेंडरी मानता था। मेरे नाना जी ने, जब मैं बिल्कुल छोटा, मेरा जन्म हुआ था, तब उन्होंने कुंडली बनाई थी। उन्होंने लिखा था कि वैज्ञानिक कौशल का बच्चा रहेगा लेकिन ज्योतिषी बनेगा। और मैंने वैज्ञानिक कौशल वाला जो शब्द है, हालांकि मैंने कुंडली उंडली पर उतना ध्यान नहीं दिया, और मैं विज्ञान पर मैंने खूब कार्य किया। 7th क्लास में जब मैं पढ़ाई करता था तो मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया। आइंस्टाइन ने जहाँ पे रिलेटिविटी थ्योरी छोड़ी थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको मैंने आगे बढ़ा दिया। सेकंड पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रूवन बाय मी। तो मैं पूरे इंडिया में उस समय फेमस था कि वन ऑफ द यंगेस्ट रिसर्चर आ गए हैं। 7वीं का बच्चा था मैं तब। 10वीं तक आते आते मेरे 28 आविष्कार पूरे हो गए थे, और बहुत आर्टिकल्स आते थे कि 18 की उम्र में 28 आविष्कार। तो ये सारे आर्टिकल्स के बाद भी जो है मैंने और एक्सपेरिमेंट्स करे थे। रूम टेम्परेचर पे मैंने जो सूरज में जो प्लाज्मा बनता है, या परमाणु जब विस्फोट होता है तो जो प्लाज्मा बनता है, उसको रूम टेम्परेचर में बनाया था। हज़ारीबाग झारखंड में भी मैंने एक छोटा सा लैब सेटअप कर रखा था अपना। तो ये चीज़ें मैं इंडिपेंडेंटली अपने हॉबी के लिए खूब करता था। लेकिन मुझे अब ये लगता है कि
ज्योतिष को और महत्व मैंने उसी समय से दिया होता, बचपन से, तो आज और ज़्यादा प्रकांड ज्योतिषाचार्य होता। क्योंकि भगवान ने यही कार्य मेरे लिए चुना था जो मेरे बचपन के समय में मेरे नाना जी ने लिख दिया था। सुमित आचार्य जी, मैं अब एक एक करके 12 राशियों के नाम लूंगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 2026 को लेकर हर राशि के बारे में कुछ ना कुछ आप प्रिडिक्शन करें कि ये साल उनके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए ये साल बड़ा ही उज्जवल भविष्य लेके आने वाला है। अग्नि की तरह चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं इस साल में। जो भी उनके जीवन में खोज रहे थे पिछले 10-15 साल से, इस साल प्राप्त कर जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, 10-15 साल से जो खोज रहे थे इस साल प्राप्त कर जाएंगे 2026 में। जी, वृषभ राशि के बारे में अगर बोला जाए तो वृषभ राशि वाले जातक इस साल थोड़ा सा कष्ट करेंगे, लेकिन नई नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है आपके जीवन में। वाणी पर संयम रखिएगा। वाणी में अग्नि बैठती हुई दिखाई पड़ती है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध उगता हुआ दिखाई पड़ता है। चिड़चिड़ाहट से थोड़ा भरे रहेंगे इस साल, समझ के चलिएगा, ये चीज़ क्षणिक है। मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी की जाएगी, यानी कि आपकी बातें रिकॉर्ड कर लेगा कोई और आपकी बातों का प्रयोग आपके खिलाफ कर सकता है। आपके ऊपर गलत लालछन लग सकता है, लेकिन इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के हिसाब से जीवन बढ़िया रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातक वृषभ के समान ही इस बार चिड़चिड़ाहट से तो भरे रहेंगे, लेकिन जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति इस बार होने वाली है। रिलेशनशिप का कोई इशू पहले से चल रहा था, वो इस बार सॉर्टेड होता हुआ दिखाई पड़ता है। सिंह राशि वाले जो जातक हैं इस बार उनके अंदर का कॉन्फिडेंस वृद्धि की तरफ जाएगा। उनके अंदर बोलने का एक अलग सा कौशल डेवलप हो जाएगा। बहुत समय से कोई बात जो दबा के रखे होंगे मन में, इस बार कह देंगे। किसी से अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहे होंगे, उस बात को व्यक्त कर देंगे। चाहे आपका प्रेमी प्रेमिका हो, घर में कोई व्यक्ति हो, चाहे तो आपके बॉस हो, जो कहना चाह रहे थे इस बार कह देंगे। कन्या राशि वाले जातक जो हैं इस बार धन प्राप्त करेंगे और इस बार उनकी वाणी में एक अलग सा आग रहेगा। कुछ किसी को बोलेंगे, उससे उनकी लड़ाई हो जाएगी और अनावश्यक बहुत सारे दोस्त यार उनके जीवन में खोने वाले हैं वो। तुला राशि वाले जातक इस बार थोड़ा सा रोमांटिक उनका संबंध बढ़ने वाला है। किसी नए कन्या का, अगर पुरुष है तो, अगर कन्या है तो नए पुरुष का कोई एंट्री लाइफ में होता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी कि जो रिलेशनशिप ढूंढ रहे थे, रिलेशनशिप इस बार बनता हुआ दिखाई पड़ता है। शादी विवाह जो खराब चल रहा था इस बार वो सुधरता हुआ दिखाई पड़ेगा। वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं वो विस्फोटक योग से इस बार पीड़ित रहेंगे। गाड़ी वाड़ी लेने का अगर निर्णय ले रहे होंगे तो मत लीजिएगा। इस बार आपको इस वर्ष गाड़ी लेना सूट नहीं करेगा। गाड़ी चलाते हो तो थोड़ा संभल के चलाइए। धनु राशि वाले जातक इस बार सूरज के समान चमकने वाले हैं। बहुत बड़ा भविष्य उनका बनने वाला है और ऐतिहासिक कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। मकर राशि वाले जो जातक हैं इस बार शनि चूंकि पीड़ित हैं, किसी प्रकार का लीगल समस्या में पड़ सकते हैं। मेक श्योर कोई लड़ाई झगड़ा में मत पड़िएगा, लड़ाई झगड़ा से दूर रहिएगा। कोई केस अगर पहले से चल रहा था, चांसेस है कि इस बार और गहरा जाए, जितना हो सके डिले करने का कोशिश। कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए ये जो साल संवत रहने वाला है, पिता की तरफ से आपको लाभ लेकर के आएगा। पुराने कॉन्टैक्ट्स खंगालिएगा, पुराने कॉन्टैक्ट से लाभ मिलने वाला है। मीन राशि वाले जातक को इस बार लाभ प्राप्त होने वाला है। अकस्मात धन प्राप्त होगा, अकस्मात फेम प्राप्त होगा, आपकी चर्चा होने लग जाएगी जगह जगह, ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है। आचार्य जी, मेरा आखिरी सवाल, जैसे मान लीजिए किसी की मेष राशि है जी, तो मेष राशि राजा की भी होती है, रंक की भी होती है जी। तो मान लीजिए कोई राजा है और रंक है, तो दोनों को फायदा कैसे मिलेगा? देखिए, रंक को रंक जैसा फायदा मिलेगा। एक रिक्शा वाला अगर देख रहा है तो ऑटो चालक बन जाएगा और राजा को महाराजा बना देगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यही चीज जो है, ये गणनाएं जो है जब करी जाती हैं तो कुंडली को भी और विस्तार से देख लेना चाहिए, और भी ग्रहों की क्या प्लेसमेंट है। कई बार राजा को ये इंद्र के समान भी बल प्रदान कर देता है। हालांकि ये जो मैंने कैलकुलेशंस बताई हैं चंद्र राशि के समान से बताई हैं। चंद्र कुंडली को देखिएगा, ये जो नाम वाम से कुंडली बनाते हैं उसको नहीं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो नक्षत्र आपके जन्म के समय में था उसके अनुसार की कुंडली ये देखी जाती है। तो धन्यवाद सुमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करूंगा कि बहुत सारे लोग, करोड़ों दर्शक हमारे आपके इस इंटरव्यू को देखें और जो लोग ज्योतिष विद्या में विश्वास रखते हैं उनको कम से कम फायदा पहुंचे। जी हाँ, दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ और जो भी कैलकुलेशंस हैं, प्रेडिक्शंस हैं, वो गणनाओं के आधार पे की गई हैं।
गणनाएं जो हैं वो ह्यूमन एरर भी वहाँ पे हो सकता है, इसका भी संभावना होता है। आज तक जितनी भविष्यवाणियाँ मैंने करी है, जिस गणना पद्धति का प्रयोग करा है, वो सारी सही हुई हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मेरी कही अभी तक की सारी बातें सही हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी कही हर बात सही होती है। तो फाइनेंशियल डिसीजन या हेल्थ रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन, लाइफ रिलेटेड बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करिएगा। ज्योतिषों को अकाउंटेबिलिटी मत दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का जो है, हम लोग भी आपकी तरह इंसान हैं। कोई भविष्य का टीवी चैनल नहीं चल रहा है हमारे सामने। गणना करते हैं, कैलकुलेशन करके योग निकालते हैं कि क्या संभावना है। हम लोग संभावना के ऊपर बात करते हैं, और जो संभावनाएं आज तक निकली हैं ये मानता हूं कि सही निकलती हैं, लेकिन ये नहीं कहता कि हर बार सही ही निकलेंगी, उसमें फेरबदल भी होता है। अगर आप पोस्टेड रहेंगे, अगर बार बार मुझे देखते हैं, अगर मुझे देखने की आदत है, तो हो सकता है घटना घटने से एक दिन पहले, 2 दिन पहले बिल्कुल डिफरेंट तरीके से गणना वो निकल करके आए। तो मेक श्योर कि मुझे बराबर देखते रहें। तो दोस्तों, अगर आप सुमित आचार्य के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं और जो उन्होंने भविष्यवाणियाँ की हैं, तो बहुत से लोग कहेंगे कि भाई ये भविष्यवाणी तो कभी सच नहीं होती, तो इनके ट्रैक रिकॉर्ड का ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको इनमें विश्वास है तो जो ये डेट्स बता रहे हैं कि किस डेट को ट्रैवल नहीं करना, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, शेयर बाज़ार में पैसा निकालना है या रखना है, सोना चांदी की खरीद फरोख्त करनी है नहीं करनी है, वो आपका अपना हिसाब है, वो आपका अपना एक आपकी सोच है। मैं सुमित जी के साथ जो मैंने इंटरव्यू किया है वो इनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार किया है। इनकी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सच हुई हैं और उसको लेके मैंने इनसे आज बात की है। और आप इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि 2026 में जो कुछ भी होने वाला है हम ज़रूर मैच करेंगे सुमित जी के साथ कि जो उन्होंने कहा वो हुआ या नहीं। एक बार और इनके साथ में इंटरव्यू करने की कोशिश करूँगा, और ये जो सवाल मैंने इनसे पूछे हैं, जो भविष्यवाणियाँ इन्होंने की हैं, उनको दोबारा से इनसे पूछूंगा कि भाई आप क्या कह के गए थे, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अनकट के किसी दूसरे शो में किसी दूसरी पर्सनालिटी के साथ। मुझे फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, और ये पॉडकास्ट आज का वायरल जाएगा, क्योंकि आज हमने इनके साथ रिकॉर्ड करा है। जय श्री राम।